इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है वो सिंपली कैसे क्रिएट होती है और वो जो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते हैं वो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बन जाते हैं, उन पे जो प्राइस है कैसे वर्क करता है। तो देखो सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल लूं गोल्ड का, तो गोल्ड क्या, आज के टाइम में गोल्ड का रेट मान लीजिए आप 65,000 रुपए है। अगर मैं आपको कहूं कि गोल्ड का रेट कल सुबह 52,000 रुपए हो जाएगा, 52,000 रुपीज का गोल्ड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। आज अगर वो 65,000 पर है, कल वो 52,000 रुपए पर आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग इसे खरीदने के लिए जंप करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो लोग हैं बाइंग करेंगे गोल्ड की, और जब एक बड़ी मात्रा में गोल्ड की बाइंग होगी तो उस एरिया में गोल्ड की डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में मांगते हैं उसका मतलब क्या है कि हम उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब गोल्ड की डिमांड क्रिएट हो रही है एक लेवल पे जो कि 52,000 है, क्योंकि गोल्ड क्या हो गया, अब सस्ता हो गया है। तो एक बड़ी मात्रा में एक प्राइस के ऊपर जब बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं, एक डिमांड क्रिएट करते हैं, तो उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। इस वजह से वो अपनी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ा देता है। तो मान लो वो प्राइस बढ़ के अब अगले दिन 55,000 रुपए हो गया। तो अब जिन लोगों ने 52,000 रुपए पर उसे बाय किया था, अब वो 55,000 रुपए पर अगर उसे बेच दें, महंगा होने पर अगर उसे बेच दें, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी एक तरह की सप्लाई। जब हम बाइंग करते हैं तो डिमांड करते हैं, जब हम सेलिंग करते हैं तो सप्लाई क्रिएट करते हैं, मतलब बेच रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया, 52,000 सस्ते में खरीद कर 55,000 महंगे रेट पे बेच दिया, बीच का 3,000 रुपए का प्रॉफिट हमने कमा लिया। अब जब यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो कंपनी को डर होगा कि सभी लोग उसका ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिर से थोड़ा सा कम कर देगी, ताकि फिर से उसमें डिमांड बन जाए, यानी कि लोग फिर से उसे बाइंग करना शुरू हो जाए। तो अब कंपनी ने इसका प्राइस घटाकर 53,500 रुपए कर दिया। अब जो लोग 55,000 रुपए पर इसे खरीदने की सोच रहे होंगे, वो लोग यहाँ ना खरीद कर जब ये थोड़ा सा सस्ता हुआ होगा 53,500, वो लोग अब यहाँ पर फिर से एक डिमांड क्रिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि फिर से जो प्राइस है इसका थोड़ा सा सस्ता हो गया। फिर से लोग यहाँ क्या करेंगे, इसे बाइंग स्टार्ट कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, इसकी एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी। और जब 53,500 पे लोग फिर से इसे खरीदना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे कंपनी को फिर से लगेगा कि उसका प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है, तो क्यों ना प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाए। तो अब कंपनी इसका प्राइस बढ़ा के कर देती है 56,500 रुपए। तो अब जिन लोगों ने 53,500 रुपए पर इसे खरीदा होगा, वो 56,500 रुपए पर इसे बेच के फिर से बीच में 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। और फिर से जब यहाँ पे बहुत सारे लोग सप्लाई सप्लाई सेलिंग सेलिंग सेलर्स आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से फिर से कंपनी को इसका दाम जो है सस्ता करना पड़ेगा, ताकि लोग अब इसे क्या करें, सस्ते दाम पर खरीदे, दोबारा से एक डिमांड क्रिएट हो। तो कंपनी फिर से इसका दाम जो है सस्ता करके 55,000 रुपए ले आएगी, और फिर से यहाँ पर एक क्या क्रिएशन होगी,
फिर से यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट होगी, एक बाइंग क्रिएट होगी, लोग फिर से इसे खरीदेंगे और यहाँ सस्ते दाम पर खरीद कर जब ये जिस दिन दोबारा से यहाँ से बढ़कर महंगा हो जाएगा, इसे बेच देंगे और बीच का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो शेयर मार्केट में भी तो यही होता है ना। ये जो चार्ट हमने अभी ड्रॉ किया है, क्या यही चार्ट नहीं ड्रॉ हुआ होता? किसी भी आप स्टॉक के प्राइस को देख लो, आप किसी बैंक निफ्टी के प्राइस को देख लो, आप किसी निफ्टी के प्राइस को देख लो, आप किसी को भी देख लो, ये डिमांड और सप्लाई के कारण ये जो चार्ट क्रिएशन हो रहा है, हायर हाई हायर लो का, क्या यही वाला चार्ट हर स्टॉक, हर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में क्रिएशन नहीं होता? तो चलिए हम चार्ट में भी देखते हैं, चार्ट में इसका क्या मतलब होता है। जैसे ये मेरे सामने बैंक निफ्टी का एक चार्ट है, यहाँ पर ये जो वेव्स है, ये क्या कहना चाह रही है अपने आप में? ये कह रही है कि मैंने यहाँ से एक डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ से सप्लाई, फिर प्राइस सस्ता हुआ तो लोगों ने बाइंग किया, बायर्स आए, डिमांड करके प्राइस को बढ़ा ले गए, फिर महंगा हुआ, सेलर्स आए, फिर प्राइस को गिरा दिया, सस्ता हुआ, फिर से बढ़ा, फिर से सस्ता हुआ, फिर से बढ़ा, फिर से सस्ता, फिर बढ़ा और फिर से सस्ता हुआ। सस्ता होने पर क्या करते हैं लोग? सस्ता होने पर लोग इसे खरीदना शुरू कर देते हैं और महंगा होने पर लोग इसे बेचना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या क्रिएट हुआ? ये जहां पे ये प्राइस बढ़ा, क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि लोगों ने यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट करी होगी। तो ये एक डिमांड जोन बन गया, जिसका दूसरा नाम हम सपोर्ट जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आती है। और यहां तक जब प्राइस आया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुई होगी? यहाँ प्राइस, पहले था प्राइस 38,500, फिर बढ़ के प्राइस हो गया 40,600। तो लोगों ने प्रॉफिट कमाने के लिए बीच में यहाँ पे बाइंग करके यहाँ पर सेलिंग कर दी होगी। तो यहाँ पर क्रिएट होगा सप्लाई जोन, जहां से सेलिंग आई, और जहां से बाइंग आई वहां से क्या क्रिएशन हुआ? डिमांड जोन। अब इसका मार्केट से क्या लेना देना है? मार्केट में जब भी इस तरीके से डिमांड, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, फिर डिमांड क्रिएट होती है, तो इन जोन्स को, ये जहां से डिमांड क्रिएट हुई, जहां से प्राइस ऊपर में गया, इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। मतलब यहाँ पे लोग बाय करने को तैयार हैं। 44,000 कुछ का जो ये प्राइस है, यहाँ पर लोग बाइंग करने को तैयार हैं। फिर जब प्राइस यहाँ पर दोबारा घूम के आएगा, तो यहाँ पर बायर्स जो है अपनी एक एक्टिविटी दिखाएंगे, बायर्स यहाँ से फिर से खरीदने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा अगर मैं देखूं, मान लो किसी ने बैंक निफ्टी को यहाँ पर 45,000 के आसपास क्या किया? बाय किया। एक बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग आई, जिसके कारण प्राइस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड क्रिएट हुई यहाँ पर और प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। अब इसने यहाँ पर खरीदा है, अगर ये प्राइस यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ पर आ गया, तो इसे क्या डर होगा कि कहीं जो ये प्राइस है ये इससे भी डाउन में ना चला जाए। तो यहाँ पर इस डर के कारण जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी थी, वो दोबारा बाइंग करके इसे यहाँ से ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर प्राइस इससे नीचे गया, तो इन लोगों को, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी थी, इन लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राइस डाउन में जाएगा। तो ये लोग यहाँ एक्टिव होंगे और यहाँ से प्राइस को दोबारा अप में लेके जाएंगे। तो जब मार्केट घूम के बार बार यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक बाइंग होगी, तो हम लोग यहाँ पर एक एंट्री लेके बाइंग की, इन बायर्स के साथ में एक एंट्री लेके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसी तरह से
ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी होगी, सेलिंग का मतलब कि हमने बड़े अच्छे दाम पे यहाँ पे सेल किया हुआ है, हमें लगता है कि ये बहुत महंगा है, प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहिए। सेलिंग करने का क्या मतलब है? महंगे दाम पे सेलिंग की हुई है, प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहिए। और अगर नीचे जाते जाते वो इससे भी ऊपर जाने लगेगा, मतलब ये वाले बायर्स जीत रहे होंगे, तो इन सेलर्स को डर होगा कि प्राइस ज्यादा ऊपर जाके मुझे लॉस ना दे जाए। इस वजह से ये वाले सेलर्स जो हैं यहीं पर रुका इसे रोकने की कोशिश करेंगे और यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाएंगे। तो होता क्या है, जब बायर्स अपने लेवल पर लड़ते हैं, सेलर्स अपने लेवल पर लड़ते हैं, इस तरीके से मार्केट में एक डिमांड, ये, और एक सप्लाई, ये ये क्रिएट होती है। डिमांड वाले एरिया पे बाइंग की एंट्री, सप्लाई वाले एरिया पे सेलिंग की एंट्री लेके हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है इन लेवल्स को पहचानना। इन लेवल्स को हम कैंडल्स की हेल्प से, इमोशंस की हेल्प से, सेंटिमेंट्स मार्केट के, साइकोलॉजी के हिसाब से, और कुछ मार्केट के रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये सब समझ सकते हैं और मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। इन सबको हम धीरे धीरे आगे के क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल हमें एक एंट्री जोन, डिमांड जोन, एक सप्लाई जोन, सेलिंग की जोन पता होनी जरूरी है, ताकि हम बाइंग और सेलिंग को समझ पाए, डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कैसे होती है ये समझ पाए। तो अभी आगे की क्लासेस में और प्रैक्टिस करेंगे।